सो हे गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपन आज के सेशन में बात करेंगे डीएसएसबी पेपर सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी अपन बात करेंगे। और फ्रेंड्स, जो ओटी के इक्विपमेंट्स आते हैं ना फ्रेंड्स, ओटी के इंस्ट्रूमेंट हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, उनको भी अपन डील करेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा और एक बार इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए बिना देरी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजरमेंट शुड बी टेकन विद ए डिवाइस दैट कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड सच एज ए फ्लेक्सिबल मेटल टेप मेजर। wrap the tape snugly around the widest possible circumference from the most prominent part of the forehead, often 1 से 2 fingers above the eyebrow, around the widest part of the back of the head। फ्रेंड्स, हेड को मेज़र करना, इसमें हेड को मेज़र करने के लिए टैप यूज़ में ली जाती हैं। उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बता रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल मेटल टैप यूज़ ली जाती हैं जो 1 से 2 फिंगर्स अबव द आईब्रो से अटैच की जाती है। देखो ये ऐसी होती हैं फ्रेंड्स, पूछी जा सकती हैं। इमेज बेस्ड ध्यान रखना फ्रेंड्स, हेड सर्कम्फ्रेंस मेजर करने के लिए यूज़ में ली जाती हैं। ये देखो बच्चे का हेड सर्कम्फ्रेंस 1 से 2 फिंगर, 1 to 2 फिंगर अबव आईब्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अबगार। हर बार क्वेश्चन आता है, तो अबगार का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। अबगार स्टैंड्स फॉर ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस और ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं हेड सर्कम्फेरेंस हो गया, तो चेस्ट सर्कम्फेरेंस कैसे मेजर किया जाता है फ्रेंड्स। चेस्ट सर्कम्फेरेंस इज मेजर्ड विद इंच टेप। देखो फ्रेंड्स, इंच टेप से चेस्ट सर्कम्फेरेंस मेजर की जाती हैं। अब इंच टेप को कहाँ पे प्लेस करेंगे, प्लेस द टेप एंड मेजर्ड अराउंड द बैक, मेजर्ड अराउंड द बैक एंड फ्रंट एट द लेवल ऑफ बोथ निपल। देखो बोथ निपल्स के फ्रंट में, एंड काउंट द एट मिड पॉइंट ऑफ चेस्ट इन फ्रंट। देखो फ्रंट में मिड पॉइंट को काउंट करेंगे। डू नॉट कीप टैप मेजर्स टॉप टाइट और टू लूज, रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स। देखो टाइट नहीं रखना और ज़्यादा टाइट नहीं रखना और ज़्यादा लूज नहीं रखना है आपको टैप को, और फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड कर लेना, वो आपका चेस्ट सर्कम्फेरेंस होगा। फ्रेंड्स, इन स्टेप से मेजर की जाती है चेस्ट सर्कम्फेरेंस, ध्यान रखना फ्रेंड्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये आपके डीएसएस में अभी पूछा गया था 2024 में। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है फ्रेंड्स। देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ टू 1000 लाइव बर्थ। देखो रेशियो हो रहा है, देखो नंबर ऑफ डेथ्स, देखो इन्फेंट्स का डेथ, यहाँ पे मान लो डेथ हो गई और ये रेशियो हो गया लाइव बर्थ का 1000 लाइव बर्थ, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, IMR भी बोला जाता है इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ। देखो इन्फेंट्स की डेथ का रेशियो टू 1000 लाइव बर्थ, जो 1000 लाइव बर्थ है हो गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ्स टू 1000 लाइव बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपके पूछा गया था क्वेश्चन, और अभी नॉर्सेट 7th में मेंस के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। IKMC मतलब इमीडिएट कंगारू मदर केयर दी जाती है फ्रेंड्स। देखो बेबीज इज़ एलिजिबल फॉर कंगारू मदर केयर, KMC कंगारू मदर केयर बेबी के लिए कब दी जाती हैं, जब बच्चा हेमोडायनेमिकली क्या हो, स्टेबल हो और LBW का बच्चा हो, तब कंगारू मदर केयर दी जाती है, प्रेस्क्राइब की जाती हैं। देखो हेमोडायनेमिकली स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी, LBW लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट जो हेमोडायनेमिकली क्या हो, स्टेबल हो, उनको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एक साइन सिम्टम पूछा गया था, करंट जेली लाइक स्टूल सीन इन विच कंडीशन। जो करंट जेली लाइक स्टूल होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो सभी को पता है इंटीससेप्शन में देखने को मिलता है फ्रेंड्स।
कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। तो क्रंच जेली लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है? इंट्यूससेप्शन के पेशेंट्स में। और इंट्यूससेप्शन क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, इंटेस्टाइनल का वन पार्ट कहाँ पे टेलीस्कोप हो जाता है? इलियम में। ये कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन टेलीस्कोप इन टू इटसेल्फ, खुद के ही अंदर इंटेस्टाइन का पार्ट क्या हो जाता है? टेलीस्कोप हो जाता है, मतलब एक दूसरे के अंदर धस जाते हैं। देखो ये हो गई आपका इलियम, ये इंटेस्टाइनल का कुछ पार्ट है, इसके अंदर वो धस जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइनल पार्ट्स क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी, जिसके कारण क्रंच जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूससेप्शन। अब इंट्यूससेप्शन से हो गया क्वेश्चन। क्या बता? हिस्प्रंग डिजीज से भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ लिया जाए। हिस्प्रंग डिजीज क्या होती है? आल्सो कॉल्ड कंजेनाइटल मेगाकोलोन या ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क्स करना। हिस्प्रंग डिजीज़ को कौन कौन सी डिजीज़ के नाम से जाना जाता है? देखो, आल्सो कॉल्ड कंजेनाइटल मेगाकोलोन के नाम से भी जाना जाता है और ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से भी जाना जाता है। तब अब बात करते हैं कि ये हिस्प्रंग डिजीज़ क्या होती है। ए कंडीशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ए कंडीशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो कोलोन का पार्ट होता है, दैट कोजेज डिफिकल्टी पासिंग स्टूल। इसमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन या बोल सकते हैं कि कोलोन का जो पार्ट होगा वो स्टूल पास आउट करने में डिफ़िकल्ट होगा, मतलब स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हिस्प्रंग डिजीज़ अकर होगी और आपका रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। इसमें हिस्प्रंग डिजीज़ इन्वॉल्वेज मिसिंग नर्वस सेल्स इन द मसल्स ऑफ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, सारी की सारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक नर्व होती हैं, उसमें नर्व वो क्या हो जाती हैं? मिस हो जाती हैं। मान सकते हैं कि कोलोन में वो नर्व नहीं होगी, जिसके कारण आपका क्या होगा? स्टूल पास आउट नहीं होगा। प्रजेंट एट बर्थ, ये प्रजेंट होता है बर्थ में। इट कोजेज डिफिकल्टी पासिंग स्टूल, और स्टूल को पास आउट करने में डिफिकल्टी होती है फ्रेंड्स। दैट इज कॉल्ड एज हिस्प्रंग डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइफाइड फीवर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। क्या होता है? एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है कोज्ड बाय द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइपी। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइपी। दो क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। एक तो ये किससे, वायरस या बैक्टीरिया से होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है। सेकेंड क्वेश्चन, कौन से बैक्टीरिया से होते हैं फ्रेंड्स टाइफाइड फीवर? तो साल्मोनेला टाइपी। टू क्वेश्चन ये पूछा जाते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइपी, इट इज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये स्प्रेड किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया आपके कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस अपने क्या हो रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं। तो सेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना। तो साल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया हो गया, और स्प्रेड किससे होता है? टाइफाइड फीवर कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। अब अपन बात करते हैं, देखो, पी सूप डायरिया इज ए सिम्टम ऑफ टाइफाइड फीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी सूप डायरिया किस में देखने को मिलता है? टाइफाइड फीवर में। जैसे फॉल, ग्रीन, येलो लिक्विड डायरिया देखने को मिलता है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी सूप डायरिया इज ए सिम्टम ऑफ टाइफाइड फीवर, फॉल, ग्रीन, येलो लिक्विड डायरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पी सूप डायरिया किस में देखने को मिलेगा? आपके टाइफाइड फीवर में। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइपी से। और स्प्रेड किन से होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये स्प्रेड होता है। देखो फ्रेंड्स, पी सूप डायरिया तो पूछा जाता है। अब क्या बता? राइस वाटर स्टूल भी देख, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। राइस वाटर स्टूल सीन इन विच कंडीशन? तो कॉलेरा में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइस वाटर स्टूल सीन इन विच कंडीशन? कॉलेरा में। ये क्वेश्चंस फ्रेंड मैं हर सेशन में बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। पिछले सेशन में भी मैंने करवाए हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना फ्रेंड्स। विच एनर्जी यूज्ड इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म? तो कौन सी एनर्जी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज में ली जाती है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स दिल्ली 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सी एनर्जी यूज ली जाती है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए फ्रेंड्स? एटीपी।
एंड नाइकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADH। देखो ATP और NADH ध्यान रखना। NADH का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइकोटिनेमाइड एंड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADH। फ्रेंड्स ये कहीं से नहीं लाए गए क्वेश्चन हैं, बस मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये क्वेश्चंस बनाए हैं। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको भी मैंने कहीं रिसर्च करके बनाए हैं। तो ATP का फुल फॉर्म क्या हो गया? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, और NADH का नाइकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। इन oogenesis द रिजम्पशन ऑफ meiotic डिवीजन एंड रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी अकर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के द्वारा ये होता है फ्रेंड्स। oogenesis के दौरान द रिजम्पशन ऑफ meiotic जो डिवीजन होता है एंड रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी कब अकर होती है फ्रेंड्स? ओव्यूलेशन होता है तब 14 डेज या कई बार 16 डेट पे ओव्यूलेशन होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की जो OT में यूज़ ली जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, ब्लड बैग्स हो गए आपके, ब्लड बैग्स, और ये सिंगल ब्लड बैग्स। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये ब्लड बैग्स हो गए, ये सारे के सारे ये सिंगल ब्लड बैग्स मेनली यूज़ में लिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इमेज देखते हैं फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन एनालाइजर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन एनालाइजर कैसा देता है? ये आपका हीमोग्लोबिन एनालाइजर हो गया। और सेंट्रीफ्यूज कैसा हो गया आपका? सेंट्रीफ्यूज कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया फ्रेंड्स, ध्यान रखना। जो ब्लड को एग्जामिन करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, सेंट्रीफ्यूज हो गया फ्रेंड्स। स्टोर नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जामिनेशन करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का यूज़ में लिया जाता है। अब फ्रेंड्स आपने इंक्यूबेटर का नाम काफ़ी बार सुना है, ये आपका इंक्यूबेटर हो गया फ्रेंड्स, ध्यान रखना। ये क्या हो गया? इंक्यूबेटर। और ये आपका क्या हो गया? वाटर बाथ। नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, ब्लड बैग ट्यूब सीलर। ये जो ब्लड बैग ट्यूब सील करने वाली होती हैं उसको ब्लड बैग ट्यूब सीलर होता है फ्रेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक प्लाज्मा एक्सप्रेसर। ये होता है आपका ऑटोमेटिक प्लाज्मा एक्सप्रेसर। फ्रेंड्स सारे ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं बस इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको एक बार ज़रूर देखना एग्ज़ाम देने से पहले। पूरे के पूरे मैं इक्विपमेंट्स नहीं लेके आया हूँ, बल्कि जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं OT के लिए, बाकी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मैंने 1 से 2 वीडियो में आपको डील करवाए हैं फ्रेंड्स। अगर उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, तो ज़रूर जाके देखना। 1 से 1 क्वेश्चंस अपन ने इमेज बेस्ड का क्वेश्चंस पूरा क्लियर किया है। ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक प्लाज्मा एक्सप्रेसर। नेक्स्ट इमेज होगी फ्रेंड्स, ब्लड कलेक्शन मॉनिटर एंड मिक्सर। ये ब्लड कलेक्शन मॉनिटर एंड मिक्सर है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। इमेज किसकी होगी? ब्लड कलेक्शन मॉनिटर एंड मिक्सर। 1 से 2 इमेज आप मतलब नाम दे रहा हूँ, इनकी इमेज आप खुद भी देख लेना फ्रेंड्स। ये आपका हो गया ब्लड डोनर कोच। ये ब्लड डोनर कोच। अब देखो फ्रेंड्स, एलिसा रीडर। ये देखो आपका एलिसा रीडर हो गया फ्रेंड्स, एलिसा रीडर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए मैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस लेके आता रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ECT प्रोसीजर सबसे पहले कब यूज़ ली गई थी? 1938 में। PGI रोहतक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखना। ECT प्रोसीजर वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस इन 1938 में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। PGI रोहतक में भी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो ECT प्रोसीजर कौन सी ट्रीटमेंट के लिए यूज ली जाती है? साइकोसिस, जैसे कि आपका मोस्ट कॉमन डिप्रेशन हो गया, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। द इंडियन लुनेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो इंडियन लुनेसी एक्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो कौन से ईयर में पास किया गया था? आपके 1912 में ये पास किया था। ये भी आपके PGI रोहतक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बनता है। द इंडियन लुनेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1912।
तो 1912 में आपका क्या हुआ, इंडियन लुनेसी एक्ट को पास किया गया था फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स विद रिगार्ड्स टू डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। देखो इसके रिगार्डिंग जो आपका डीएसएम होता है उसके रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए द टर्म डीएसएम स्टैंड्स फॉर, जो डीएसएम डायग्नोसिस प्रोसीजर होता है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए या डायग्नोसिस करने के लिए यूज में ली जाती हैं। उसका फुल फॉर्म क्या है, तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। पीजी रोहतक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें डीएसएम का फुल फॉर्म पूछा गया था फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर साइकेट्रिक के क्वेश्चंस लेके आए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि साइकेट्रिक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके डीएसएसबी में भी पूछे जा रहे हैं। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट्स दैट अदर पीपल विल हार्म इज। देखो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जो कि विच इंडिविजुअल सस्पेक्ट, जो इंडिविजुअल सस्पेक्ट्स हैं दैट अदर पीपल विल हार्म हिम इज। देखो पीपल को ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि अदर पीपल मेरे को हार्म करेंगे, तो वो कौन सा आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, तो पैरानॉइड होगा फ्रेंड्स। ये भी पीजी रोहतक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, इन ए क्लाइंट विद सब्सटेंस एब्यूज which is the best indicator to assess the client's progress in rehabilitation। देखो इन ए क्लाइंट विद सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर का पेशेंट है, देखो इन ए क्लाइंट विद सब्सटेंस एब्यूज ले रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर टू असेस द क्लाइंट्स प्रोग्रेस इन रिहेबिलिटेशन। में क्लाइंट्स को बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा कि क्लाइंट प्रोग्रेस कर रहा है रिहेबिलिटेशन में, तो परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली। ये भी पीएचई रोहतक में पूछा गया था फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली, परफॉर्म करनी है डेली लिविंग को इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट बात कर, तो ये भी आपके पीजीआई रोहतक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच टाइप ऑफ डिलीजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मेनिक पेशेंट्स इज। देखो कौन से प्रकार का डिलीजन मोस्ट कॉमनली मेनिया के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, कौन सा डिलीजन होगा, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन इन सिजोफ्रेनिया इज ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। देखो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन सीन इन सिजोफ्रेनिया इज ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। देखो सिजोफ्रेनिया में कौन से प्रकार का मोस्ट कॉमनली हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है, जो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होता है वो देखने को मिलता है कि आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये होता है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन सीन इन अल्जाइमर डिजीज इज विजुअल हेल्यूसिनेशन। देखो अल्जाइमर डिजीज में मोस्ट कॉमनली कौन सा हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है, विजुअल हेल्यूसिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी आपके डिलीजन से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डिलीजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, डिलीजन किस प्रकार का डिसऑर्डर है, थॉट का। ये आपके डीएसएसबी में इस बार भी पूछा गया फ्रेंड्स, ध्यान रखना। डिलीजन किसका डिसऑर्डर है, थॉट का। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, रीमा इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड। एक रीमा पेशेंट है जो एडमिट की गई है साइकेट्रिक वार्ड में, रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट बाय, रिफ्यूज़ कर रही हैं ब्रेकफास्ट बाय स्टेटिंग दैट द फूड इज़ पॉइजनेड। और उसका लग रहा है कि ये फूड क्या है, पॉइजनेड है, जिसके लिए वो रिफ्यूज़ कर रही हैं ब्रेकफास्ट को। द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और ये किस प्रकार का आपका थॉट डिसऑर्डर होगा फ्रेंड्स, तो डिलीजन होगा फ्रेंड्स। पीजीआई रोहतक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज अपन ने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी डील किया, ओटी क्वेश्चंस, ओटी में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको भी डील किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी अपन ने डील किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डील किया फ्रेंड्स। डीएसएसबी में पूछे गए उनको भी क्वेश्चंस को डील किया गया था फ्रेंड्स। वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार इसको शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।